चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे, बताएंगे मध्य प्रदेश में काउंटिंग की तैयारी कैसी है, चुनाव आयोग की ओर से काउंटिंग की क्या तैयारियां की गई हैं, बताएंगे कि मतगणना से पहले किसकी टेंशन बढ़ गई है, कांग्रेस पार्टी बार बार फॉर्म 17C की बात कर क्यों रही है, और दिखाएंगे कि आखिरी चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के लिए आखिरी दांव क्या चला जा रहा है। बात होगी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की, जहां नक्सलियों को वोट की चोट से जवाब मिला। तो चलिए करते हैं 24 कन्नड़ की शुरुआत। और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए जोरदार प्रचार हो रहा है। मंडी से लेकर के वाराणसी तक नेता चुनावी रण में जोर लगा रहे हैं। मंगलवार को 24 के दंगल के लिए कहां कौन कौन उतरा, जरा देखिए। चौबीस के रण के 7वें और आखिरी चरण के लिए जोरदार प्रचार हो रहा है। आखिरी चरण के लिए नेताओं की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों की जंग है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार कर वोटरों को साधा जा रहा है। मंगलवार को भी सियासी दंगल जारी रहा और मंडी से लेकर वाराणसी तक नेता चुनावी मोड में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले झारखंड के दुमका में चुनावी रैली को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। तो वहीं पीएम मोदी की ओर से पश्चिम बंगाल के बारासात में भी चुनावी रैली की गई और ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है, और यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी। इसलिए अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है, और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कोलकाता में रोड शो कर वोटरों को साधने की कोशिश की। उनके रोड शो में जन सैलाब नजर आया। तो दूसरी ओर पीएम मोदी की सीट वाराणसी में यूपी के दो लड़कों ने प्रचार किया। इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी में साथ साथ नजर आए। राहुल और अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो 4 जून को इंडिया की सरकार बनने का दावा किया। तो यहाँ के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे, बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर रही। उन्होंने ऊना में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके बाद प्रियंका ने हमीरपुर के बड़सर में रोड शो किया। प्रियंका ने रैली के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम खुद को ईश्वर मानने लगे हैं। भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें। चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े, कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के नाम से।
सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं और किसी भी तरह से उस सत्ता को रखने का काम करते हैं। फिलहाल जैसे जैसे देश में गर्मी बढ़ती जा रही है, सियासी पारा भी खूब चढ़ा है और आखिरी चरण में तो चुनावी जंग तेज होती जा रही है। आखिरी चरण के लिए नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। 1 जून को देश में 7वें चरण के लिए चुनाव होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। तब देखना होगा देश की जनता को साधने में कौन कामयाब रहा। टीम न्यूज स्टेट। इधर एमपी में काउंटिंग को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। चौबीस चरण के फाइनल फैसले पर अब सबकी नजरें बनी हुई हैं। 4 जून को होने वाली काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की गई है, तो अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ प्रवेश पत्र वालों को ही एंट्री मिलेगी। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा होगी। गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस तैनात रहेगी। दवाइयां, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होगी। मतगणना सूचनाओं को राउंड वॉर देने की व्यवस्था की गई है। हर एक्टिविटी पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। भीड़ को कंट्रोल में रखा जाएगा। भोपाल में राजीव कुमार की समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन समेत प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी जिलों में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों के बारे में राजीव कुमार को अवगत कराया। तो राजीव कुमार की ओर से कहा गया है कि मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैयारी ऐसी हो कि कहीं कोई गुंजाइश न रहे। तो मतगणना की पूरी तैयारियां हैं। जो काउंटिंग में जो स्टाफ लगता है उसका चयन, उसकी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मतगणना के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले आरंभ होगी और डाक मतपत्रों की गिनती आरओ के द्वारा चूंकि की जाती है, इसलिए 29 जगहों पे होगी। जो 29 हमारे आरओ हैं। मतगणना 52 स्थान पे हो रही है, 52 जिला मुख्यालयों पे, लेकिन डाक मतपत्रों की गिनती जहां आरओ का मुख्यालय है, जहां आरओ है, वहां पे होगी। 29 जगहों पे डाक मतपत्रों की गणना होगी जो 8 बजे आरंभ होगी। इतना ही नहीं, काउंटिंग में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भी जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से लंच मेन्यू की व्यवस्था की गई है। भोपाल में पुरानी जेल में होने वाली काउंटिंग में कर्मचारियों के लिए पीने के लिए मट्ठे की व्यवस्था होगी और गर्मी को देखते हुए ही लंच मेन्यू तैयार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की तबीयत न खराब हो। साथ ही गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। मतगणना केंद्र में कूलर, पंखे, ठंडे पानी की व्यवस्था होगी और दवाई, एम्बुलेंस की सुविधा होगी, जिससे काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो। फिलहाल अब 4 जून का इंतजार है, जब ईवीएम खुलेगी और जनता का फैसला देश के सामने होगा। 4 जून मतगणना के दिन को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दिन को लेकर बाकायदा तमाम अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी है। तमाम मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सके। वहीं गर्मी के देखते हुए मतगणना स्थल पर तमाम पर्याप्त मात्रा में पानी को लेकर भी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहेगा। वीडियो पत्रिका तुलसा न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। इधर एमपी में काउंटिंग से पहले कांग्रेस भी सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई और काउंटिंग से जुड़ी तमाम बारीकियों को बताया गया। वहीं फॉर्म 17C को लेकर के कांग्रेस परेशानी में पड़ गई है। क्या है आखिर ये फॉर्म 17C, जरा इसे भी समझिए। एक ओर जहां चुनाव आयोग की ओर से काउंटिंग की तैयारियां की जा रही हैं,
तो उधर सियासी दलों की ओर से भी बड़ी तैयारी हो रही है। 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले कांग्रेस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। भोपाल में 25 से 27 मई को पोलिंग एजेंट्स को कांग्रेस की ओर से ट्रेनिंग दी गई है और काउंटिंग से जुड़ी बारीकियां बताई गई हैं। कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं को जो टिप्स दिए गए हैं उनमें एजेंट्स को फॉर्म 17 दिया जाए, वोटिंग से जुड़ी सभी जानकारी उनके पास हो। फॉर्म 17C से ईवीएम के वोटों का मिलान करें, ईवीएम और वीवीपैट के नंबरों की जांच करें, ईवीएम की सील टूटी होने पर आपत्ति करें, सीरियल नंबर गलत होने पर शिकायत करें, टोटल वोटों के 17C से मैच न करने पर गिनती रोकने को कहें। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से कहा गया है कि मतगणना में कुशल कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाए, साथ ही सभी एजेंटों को फॉर्म 17C दिया जाए ताकि वोटिंग से जुड़ी सभी जानकारी उनके पास उपलब्ध हो। हालांकि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कांग्रेस की ओर से 17C को लेकर मांग की जा रही है। विपक्ष को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सवाल है कि जिस फॉर्म 17C की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है उसका मिलान करना कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि कई पोलिंग बूथ से जानकारी आई थी जहां कांग्रेस के एजेंट ही वोटिंग के दिन नहीं थे। साथ ही जो वोट बाद में पड़े उसका गणित कांग्रेस पार्टी कैसे रखेगी। देश में करीब 1 करोड़ और 7 लाख वोट बढ़े हैं, तो मध्य प्रदेश में भी कई वोट बढ़े हैं। आखिर इनका मिलान फॉर्म 17C से कैसे हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षित करने की बात है तो हमें कार्यकर्ताओं को कोई किसी तरह प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्षों से काम कर रहे हैं और बूथ पर ही बैठते हैं, अंदर ही बैठते हैं, बड़े हिसाब से अपना काम करते हैं। ये आवश्यकता तो कांग्रेस को पड़ रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैं पूरे चुनाव में घूमा, तमाम सारे बूथों पर गया, तमाम सारे बूथों पर उनके एजेंट ही नहीं थे। जब एजेंट नहीं थे उनके तो 87 भाग दो फॉर्म का वो किस तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे। पार्टी द्वारा अपने मतगणना एजेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप 17C फॉर्म लेकर जाइए, जिसमें दर्ज होता है कि किस बूथ पर टोटल वोट कितने गिरे थे। तो जब मतगणना होगी तो ये भी मिलान होगा कि उस मशीन में या उस बूथ पर कितने वोट गिरे थे। चुनाव आयोग एक एम्पायर की तरह होता है, लेकिन एम्पायर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को अलर्ट रहने की जरूरत है। अब अगर ये जाने कि फॉर्म 17C क्या होता है, तो एक मुहर लगा हुआ ये प्रमाण पत्र है जो किसी बूथ के पीठासीन अधिकारी की ओर से किसी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। फॉर्म में उस बूथ पर डाले गए वोटों की कुल संख्या होती है, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या होती है, मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का पूरा विवरण होता है, साथ ही साथ कई अन्य विवरण शामिल होते हैं। दरअसल देश में वोटिंग प्रतिशत को लेकर विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए रियल टाइम वोटिंग प्रतिशत और फाइनल वोटिंग प्रतिशत में काफी अंतर रहा है, जिस पर विपक्षी नेताओं ने कई सवाल उठाए हैं। तो विपक्षी दल फॉर्म 17C पर जोर दे रहे हैं। इस चुनाव के दौरान जब 5 फेजेस हो गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटर टर्नआउट का फाइनल फिगर जारी किया, वो भी 11 दिन बाद, और उसने 1,07,000 वोट इन 5 फेजेस में बड़े हुए बताए। तो उसने कहीं न कहीं कांग्रेस की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट को दी गई जानकारी काउंटिंग के दिन कितनी काम आएगी। साथ ही फॉर्म 17C से मिलान करना कांग्रेस के लिए आसान हो पाएगा। कांग्रेस अपने एजेंट्स और कार्यकर्ताओं को वोटों की गिनती की ट्रिक्स समझा रही है। उससे ये जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं प्रदेश में इस बार कई सीटें जीतने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के इसमें अलग अलग दावे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। इधर मध्य प्रदेश में दिग्गजों की सीट पर सबकी नजरें हैं। कहां पर किसका रिकॉर्ड जीत होगी और इसकी चर्चा भी अब होने लगी है। शिवराज, वी डी शर्मा और शंकर लालवानी, इन दिग्गजों में किसका सिर सचेगा, सबसे बड़े जीत का ताज, इसका भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मध्य प्रदेश में 4 जून को नतीजों का इंतजार हो रहा है। तो अब ये चर्चा सभी ओर है कि प्रदेश में सबसे बड़ी जीत किसकी होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में
देश की सबसे बड़ी जीत होगी। 3 दिग्गज नेताओं पर सबकी नजरें हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और इंदौर से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी। इन तीनों में से कौन सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा, इसका इंतजार है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा मैदान में है। विदिशा में 19,45,000 से अधिक वोटर हैं। 14,48,000 से अधिक वोटरों ने वोट किया। 2019 में रमाकांत भार्गव 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। विदिशा से पहले भी शिवराज सांसद रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का असर भी देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरे नेता की बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी नाम चल रहा है। वो भी बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। खजुराहो से लोकसभा का चुनाव लड़ा, सामने कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं था। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया था। 18,31,000 से अधिक वोटर हैं। 10,43,000 से ज्यादा वोटरों ने वोट किया। 2019 में 4,92,000 वोटों से जीते थे वीडी शर्मा। लेकिन इस बार खजुराहो में एक तरफा मुकाबला था। ऐसे में माना जा रहा है कि वे बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। तो तीसरा नाम है इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का। कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया था। कांग्रेस ने नोटा को समर्थन दिया था। कांग्रेस का मानना है 2 लाख नोटा वोट पड़ेंगे। इंदौर में 25,86,000 वोटर हैं। इंदौर में 15 लाख से ज्यादा वोट डाले गए। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लालवानी को मिले थे। 10 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार थे लालवानी। 5,47,000 से अधिक वोटों से जीते थे लालवानी। इस बार माना जा रहा है कि शंकर लालवानी देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि दिग्गजों में किसके नाम सबसे बड़ी जीत होगी, इसका इंतजार है। पर अगर हम देखें कि शिवराज, वीडी शर्मा या शंकर लालवानी में से, तो इस समय शंकर लालवानी की जीत सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अंतिम दौर में अपना पर्चा वापस ले करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया, और मैदान खुला छोड़ा और वॉकओवर दे दिया जिस तरह से, तो ये जीत जो होगी 10 लाख से ज्यादा मतों की शंकर लालवानी के खाते में दर्ज होगी। साल 2019 में गुजरात की नवसारी सीट पर सबसे बड़ी जीत हुई थी। नवसारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीआर पाटिल 6,79,668 वोटों से जीते थे। ये देश की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन साल 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की है। अब देखना होगा इस बार मध्य प्रदेश में कौन सा दिग्गज नेता देश की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली नवसारी सीट का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। बात करें इंदौर की, तो इंदौर की जीत का आश्वासन इसीलिए भी और पक्का होता जा रहा है क्योंकि इसके पहले की जीत 5 लाख से अधिक मतों से थी। इस बार देखना होगा कि क्या यह रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक मतों से इंदौर की सीट जीती जाएगी। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जीत का आंकड़ा देखना होगा। सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ में इस बार 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण संभाग बस्तर है, जहां 11 सीटों में से 2 सीटें आती हैं। आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या है आखिर बस्तर संभाग का सियासी गणित, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। बस्तर, ये नाम सुनकर मन में पहला भाव जो आता है वो है नक्सलवाद। घने जंगलों के बीच मौत का अदृश्य खेल, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि आप अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं, लेकिन वापस जाना नक्सलियों की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन आज बस्तर इस नक्सलवाद के दंश से निकल गया है और ये बनता जा रहा है लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ। तभी तो बस्तर संभाग में 17वें लोकसभा चुनाव में न सिर्फ लोगों ने वोट डाला, बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बस्तर में 68% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कांकेर में 76% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। चलिए, ये तो रही बस्तर के वोटर्स के उत्साह और उनके मताधिकार की बात, लेकिन बस्तर राजनीति की भी हॉट सीट रही है।
यहाँ से निकला जनादेश छत्तीसगढ़ को बहुत हद तक प्रभावित करता है। बस्तर की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा की 2 सीटें हैं, बस्तर और कांकेर। 2019 में बस्तर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांकेर में बीजेपी ने विजय हासिल की थी। सबसे पहले बात बस्तर लोकसभा सीट की कर लेते हैं, क्योंकि आदिवासी यहाँ की राजनीति का फैसला करते हैं। इसीलिए आजादी के बाद से लेकर बस्तर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बस्तर सीट आजादी के बाद कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन 1998 में बीजेपी ने यहाँ पहली बार जीत दर्ज की। बीजेपी के बलीराम कश्यप यहाँ से 4 बार सांसद रहे। 2019 में यहाँ दीपक बैज ने कांग्रेस की वापसी कराई। इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों ने नए चेहरे उतारे। बीजेपी ने महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने 6 बार के विधायक कवासी लखमा को चुनाव लड़ाया। ये तो रही बस्तर लोकसभा सीट की बात, लेकिन हाल के दौर में बस्तर की बजाय कांकेर माओवादियों का ठिकाना बनता नजर आया है, जिसके खिलाफ सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया, जिसकी वानगी छोटे बेटिया के जंगलों में देखी गई, जहां पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर किए गए, जिसके बाद सभी की नजर कांकेर पर थी, जहां सुरक्षा बलों के बाद मतदाताओं ने नक्सलियों के सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए बम्पर मतदान किया। कांकेर सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो ये सीट 1998 से बीजेपी के कब्जे में है। वर्तमान में मोहन मंडावी यहाँ से सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने भोजराज नाग को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को टिकट दिया है। खैर, अब मतदान हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब आने वाली 4 जून को पता चलेगा कि बस्तर के रण में किसको फतह मिलेगी और किसको खाली हाथ रहना पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।